हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 8 स्टैंडर्ड का ऑलरेडी वैसे सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जो भी है सब कंप्लीटेड है। आप हमारे वीडियोस जाके देख सकते हो। इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें हर स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस है। मराठी ग्रामर, हिंदी मराठी ग्रामर के भी बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना और पढ़ाई करते रहो। तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हम आपको पढ़ा रहे थे, तो हम लेकर आए हैं आज एक और चैप्टर का एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, जो कि है चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड। ये जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लेक्चर बाय लेक्चर हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। प्लीज सर्च करके पढ़ाई कर लेना। आज हमारा एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हम लोग शुरुआत करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान से देखना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशन जो है हमारा JR ट्यूटोरियल्स का बनके रेडी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे कुछ बैचेस लॉन्च होने जा रहे हैं कुछ दिन में। बाकी क्विजेस और टेस्ट सीरीज तो आ ही रहे हैं, तो जाके क्विज दो। क्विज में कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईडी ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर से टैग करना। मैं भी तो देखूं कितने लोग कितने अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल में, तो जल्दी जाओ फटाफट से कर लो, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस एक्सरसाइज यानी कि इस कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। बट फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे, इसमें आपको क्वेश्चंस जो है ना वो यहाँ पे आपको पूछे हैं, लेकिन साथ में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। देखो ये ऑप्शंस ब्रैकेट में दिए हुए हैं पूरे। यहां पे आपको पूछा है जो भी ब्रैकेट के सही ऑप्शन लगेंगे वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एंड डैश इज ड्रॉन इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल जब रिएक्शन लिखना सीखा था, तो हमने एक चीज देखा था कि कोई भी रिएक्टेंट जब होता है, जब वो रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ये जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, एक एरो होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट व्हेन रिएक्टेड विद ईच अदर इट फॉर्म्स ए प्रोडक्ट। लेकिन वो कैसे मिलता है, एक एरो के थ्रू। तो एरो बीच में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एरो। देखो ऑप्शन में भी एरो है, तो यहां पे आ जाएगा एरो। करेक्ट, क्लियर, कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ डैश केमिकल चेंज। मतलब आयरन का जो रस्टिंग हो रहा है वो कैसा चेंज है, मुझे बताओ। ऑप्शन में आप देखोगे तो स्लो है, कलर्ड है, फास्ट है, स्मेल है, मिल्की है, फिजिकल है, प्रोडक्ट है, केमिकल है, रिएक्टेंट है, कोवैलेंट है, इक्विवेलेंटी साइन है। तो क्या क्या आ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो आयरन हमारा जो रस्ट करता है वो बताओ। पहली बात तो ये एक केमिकल चेंज है, हम सब जानते हैं ये ऑलरेडी एक केमिकल चेंज है। केमिकल के वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि बहुत समय लग जाता है। आपने देखा है कभी लोहे के ऊपर जंग पकड़ते पकड़ते 4-5 महीने लग जाते हैं। बारिश का टाइम आता है, 2-2 3-3 महीना बीत जाता है, उसके बाद जाके उसके ऊपर रस्ट आता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है दोस्तों, वो एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्लो, ठीक है। बहुत स्लोली होता है रस्टिंग जो होता है, जंग लगता है ना, ठीक है, गंज पकड़ता है, जंग लगता है आयरन में, तो वो बहुत स्लो होता है। तो इट इज ए स्लो केमिकल चेंज। तीसरा क्या बोल रहा है, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज विच इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द जनरेशन ऑफ सर्टेन डैश टू इट। मतलब फूड जो है, खाना खराब हो जाता है केमिकल चेंज होने की वजह से। ऑब्वियसली खाना खराब हो जाता है, तो हमको कैसे पता चलता है, स्मेल से। हम कोई भी खाना खाते हैं, खासकर जब वो थोड़ा बासी हो जाता है, तो हम लोग पहले स्मेल करते हैं। हमारी मम्मी लोग क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। स्मेल अच्छा आया, हाँ ठीक है खा ले, अच्छा है। स्मेल खराब आया, नहीं नहीं ये खराब हो गया, फेंक दे इसको। तो हमारा जो स्मेल होता है सर्टन, उसमें एक स्मेल आ जाता है। वो स्मेल जो है हमें बता देता है कि वो अच्छा खाना है कि खराब खाना है। चौथा, ए कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब टर्न्स डैश ऑन ब्लोइंग इट ब्लो ट्यूब फॉर सम टाइम। हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है टेस्ट ट्यूब में जब डालते हैं हम लोग उसको ऑब्वियसली, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें जाने के बाद, ठीक है ना, जब हम लोग उसके ऊपर ब्लो करते हैं। ब्लो करना मतलब क्या होता है, फूकना, फूकते हैं। तो फूकने की में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है, CaOH ट्वाइस, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है, क्योंकि हमने जो फूका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें एक दूध के कलर का, मिल्क के कलर का क्या आता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो ऑप्शन में देखो मिल्क है क्या, देखो मिल्क है क्या, मिल्की लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मिल्की। मतलब वो जो सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन जो है ना, वो क्या बन गया, मिल्की बन गया, दूध जैसा सफेद बन गया। कब बना, जब हमने उसके ऊपर फूका, ठीक है। समझ में आ गया। ये हो गया आपका पहला 4 क्वेश्चन। अब अगला है 5वां, the white particles of baking soda disappear when we put in lemon juice, this means that is a dash change। जब हमने व्हाइट पार्टिकल्स ऑफ बेकिंग सोडा, आपको पता है सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा खाने में डालते हैं तो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे हमने उसके ऊपर लेमन जूस डाला, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो एक हमें पूछा है कि ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज आएगा कि फिजिकल चेंज आएगा, क्या आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकली चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो केमिकल चेंज हो गया। डैश ऑक्सीजन इज ए डैश इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन क्या है रेस्पिरेशन में, इट इज ए रिएक्टेंट। ये एक रिएक्टेंट है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और साथ ही में जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है,
ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है, रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो एनर्जी बन रही है वो किससे बन रही है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन किधर है, रिएक्टेंट के पार्ट में है और एनर्जी प्रोडक्ट के पार्ट में। तो ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, चैप्टर याद है कि नहीं। सोडियम क्लोराइड इज ए डैश कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, आयंस के वजह से फॉर्म होता है, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है यानी नमक बनता है, तो आयोनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डैश इज कंप्लीट इन ईच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 ही होते हैं, मतलब ड्यूप्लेट। क्या होता है, ड्यूप्लेट। जब 8 होते हैं, 8 रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ऑक्टेट होता है, 2 रहेंगे तो ड्यूप्लेट होता है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। और लास्ट है क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 क्लोरीन एटम, एक दूसरे को वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्लोरीन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत इजी आंसर्स थे इसके, इस फिल इन द ब्लैंक्स के। देखो अब इसमें से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से लर्न करके रख लो, पढ़ाई करके रख लो, कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द पेयर। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा यहां पे। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है, क्या है इसका आंसर, मैच द पेयर। अब ये जो मैच द पेयर है इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब देखो ये मैच द पेयर में, इसमें अगर आप ध्यान दोगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट व्हाट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरली प्लांट्स में होता है और जिसकी वजह से आप खाना बना पाते हो प्लांट के केस में। मतलब प्लांट जो होता है अपना खाना कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से वाटर लेता है और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से वो प्रोसेस करता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक तरीका क्या हो रहा है, प्लांट्स के अंदर एक तरीके क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा फोटोसिंथेसिस है वो एक यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज है। मतलब फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट अ केमिकल चेंज। आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, फोटोसिंथेसिस के सामने ऐसा डैश मारो और फिर केमिकल चेंज लिखना, यहां पे केमिकल चेंज ऐसा यहां पे लिखोगे। मैंने ऐसा लाइन खींचा है, ये बच्चे लोग करते हैं दूसरी तीसरी वाले, आप लोग मत करना, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक केमिकल चेंज है। अगला है वाटर। अब मुझे बताओ पानी क्या है, पानी तो इसमें से आप ऑप्शन आप देखोगे, पानी का ऑप्शन देखोगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, रिएक्टेंट इन कंबशन प्रोसेस, कंबशन में पानी का कोई लेना देना ही नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है क्या, नहीं, पानी में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, होता है क्या, सोचो सोचो पानी में कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है। तो आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों कि हमारा जो पानी होता है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, करेक्ट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं यानी H2 और O, यानी इसके बीच में एक बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कौन बताएगा। दोस्तों हमेशा याद रखना, आयोनिक बॉन्ड किसमें आता है, जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन नहीं है, दे आर जस्ट ए एटम। तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो मतलब पानी का आंसर आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट। ठीक है, वाटर इज कोवैलेंट बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड नमक होता है, Na और Cl, ये होते हैं आयन, सोडियम आयन क्लोरीन आयन, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड, समझा। चौथा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक का घुलना मतलब डिसॉल्व हो जाना। तो डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, डिसोल्यूशन क्या हो रहा है एक तरीके का, ये क्या है, डिसोल्यूशन जो हो रहा है वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ मुझे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी में नमक का घुलना। अगर आप एक कांच का ग्लास ले लो, कांच का ग्लास, आप कांच के ग्लास में आप नमक डाल दो, तो नमक डालने के बाद क्या होता है, वो घुल जाता है, ऐसा देखा है कि आपने। तो वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो मतलब एक तरीके से वो केमिकली चेंज हुआ कि फिजिकली चेंज हुआ, तो केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, पानी में नमक डाला तो डिसॉल्व हो गया, उसमें केमिकल का कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर क्या आ जाएगा, फिजिकल चेंज, आंसर आ जाएगा फिजिकल चेंज हो रहा है। कार्बन क्या है, कार्बन, कार्बन क्या है, रिएक्टेंट इन कंबशन प्रोसेस या फिर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और क्या बच गया, या फिर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। तो आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन हमेशा कंबशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जब वो कंबशन होता है, कंबशन मतलब जलना, कोई भी चीज का हीट होना, तो वहां पे कार्बन जरूर आता है, कोयला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्शन इन कंबशन प्रोसेस, क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन कंबशन प्रोसेस। नेक्स्ट है फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन क्या हो सकता है बताओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा याद रखना अनायन होता है, फ्लोरीन माइनस आयन होता है, तो अनायन होगा, तो फ्लोरीन का आ जाएगा टेंडेंसी टू फॉर्म अनायन, क्या आ जाएगा, टेंडेंसी टू फॉर्म अनायन। और मैग्नीशियम Mg प्लस होता है, तो प्लस है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो मैग्नीशियम का आ जाएगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमेशा याद रखना कोई जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके आंसर्स। अब आप लोग क्या करोगे, जब आप नोटबुक में लिखोगे तो फोटोसिंथेसिस के सामने उसका आंसर लिखना, वाटर के सामने उसका आंसर लिखना, तो ऐसे सामने सामने मैच द फॉलोइंग कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, तो बेसिक रूल उससे आप फॉलो कर लेना। और ये थे इसके आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये मैच द फॉलोइंग समझ में आ गया होगा। देख सकते हो आप कितना ज्यादा ईजी है और कितना सिंपल तरीके से हमने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं एक और आखिरी क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग सीख लेते हैं फटाफट से, जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेल्प द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम द कांस्टेंट। मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसका हम लोग को फॉर्मूलाज बना के लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड के केस में कैसा लिखना है आप लोग को, देखो तो सबसे पहली बात, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, Na और Cl होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, इस सोडियम क्लोराइड का सिंबल लिखोगे। ठीक है ना, राइट द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, राइट सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स। तो इसमें रेडिकल्स क्या है, देखो यहां पे इसमें रेडिकल्स क्या रहेंगे, एक तो सोडियम है मेरे पास और दूसरा है क्लोरीन। थोड़ा गैप करके लिख देना। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 आएगा आपका, दूसरा स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, स्टेप नंबर में 2 आएगा कि ये जो रेडिकल आपने लिखा है इसका वैलेंसी लिखना है। राइट द वैलेंसी ऑफ ईच, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच। तो यहां पे आपका सोडियम का वैलेंसी कितना होता है आप जानते हो, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको पढ़ाया कैसे निकालते हैं। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होता है। ठीक है, ये आप जानते हो। चाहिए तो आप ऐसा लिख लो, ऐसा बना के लिख लो वापस से, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 में ना पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सोडियम मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा हम लोग का स्टेप नंबर 4 में, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप नंबर 4, राइट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करके Na मल्टीप्लाई बाय 1 इज Na। ठीक है, और Cl मल्टीप्लाई बाय 1 इज Cl ही रहेगा, तो NaCl। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। खत्म कहानी। इसको आप डायग्राम बना के लिख लेना बाद में, गोल वाला डायग्राम होता है ना वो बना के लिख लेना। ये हो गया आपका पहला। सेकंड वन क्या है, पोटेशियम फ्लोराइड। ठीक है, सेकंड क्या है, पोटेशियम फ्लोराइड। अब आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है ना, मतलब यही स्टेप फॉलो करना है, सेम यही चीज फॉलो करना है। आप मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, आप मैं डायरेक्ट आपको कराऊंगा, आप लोग लिख लेना। मैं खाली आपको समझा के दे रहा हूं कैसा करना है। पोटेशियम फ्लोराइड मतलब पोटेशियम के लिए K, फ्लोराइड के लिए F। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 था। दूसरा स्टेप में क्या लिखना है आपको, उसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी लिखना है। तो पोटेशियम का होता है दोस्तों 1, फ्लोरीन का भी 1 होता है। तीसरे स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कर दिया। और चौथे स्टेप में आपका केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा। केमिकल फॉर्मूला जो आपको लिखना है, केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बताओ। केमिकल फॉर्मूला K मल्टीप्लाई बाय 1 इज K एंड F मल्टीप्लाई बाय 1 इज F। तो KF इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस पोटेशियम फ्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम फ्लोराइड का मिल गया आपको, मिल गया आपका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, थर्ड वन। थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या था देखो, थर्ड क्वेश्चन वाटर का चलो निकालते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन वाटर। तो वाटर में क्या होता है, H2 होता है और O होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन लिख रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में होता है। सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, उस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली आप जानते ही हो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये मल्टीप्लाई बाय ये एंड ये मल्टीप्लाई बाय ये। तो हम लोग को चौथे स्टेप में क्या मिलता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिख दो फटाफट से। तो क्या है केमिकल फॉर्मूला, H मल्टीप्लाई बाय 2 इज H2, O मल्टीप्लाई बाय 1 इज O। तो H2O ये आपका रहेगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। समझ में आ गया कितना सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग टाइप में, तो आपको बस इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ये स्टेप्स याद रखना है जो मैंने इसमें बताया पूरा अच्छी तरीके से। ये स्टेप्स याद रखो और उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है।
तो चलो फिर आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन था, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये चैप्टर हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। बाकी लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पूरा वीडियो अवेलेबल है, तो आप बस सर्च करो, जो भी चैप्टर चाहिए आप सर्च करो, वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से देखो और पढ़ाई करते रहो। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और साथ ही में हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन बनके रेडी है उसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना और रजिस्टर करके लॉगिन हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।